टॉपिक बताओ बच्चा, अब क्या पढ़ने वाले अपन? इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसी ऑन स्टॉक मार्केट। पहले इंट्रोडक्शन समझ लो बच्चा, ठीक है। अगर आप नोटिस कर रहे हो बच्चा, यहाँ इस कॉन्सेप्ट, इस हेडिंग में अगर देखोगे तो क्या लिखा है? वेरियस पॉलिसी। यहाँ इस चैप्टर में हम पूरा एंडिंग वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। टोटल कितनी पॉलिसीज पढ़ेंगे? 3 पॉलिसी। 3 पॉलिसी में सबसे पहली पॉलिसी आपको दिख रही बच्चा, FED पॉलिसी। FED का फुल फॉर्म बताऊं तो फेडरल रिजर्व सिस्टम। हमारे देश में जैसे RBI है, RBI के बच्चा सारे के सारे बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ऐसे ही बच्चा यूनाइटेड स्टेट में जो हमारे RBI का रोल है, वैसे वहां पे फेडरल बैंक है। तो पूरा नाम क्या बच्चा? फेडरल रिजर्व सिस्टम। इनकी एक पॉलिसी है। टोटल 3 पॉलिसी पढ़ने वाली। पहली पॉलिसी का नाम क्या बच्चा? FED पॉलिसी। पॉलिसी का नाम समझ में आया। दूसरी पॉलिसी बच्चा आप पढ़ोगे बच्चा, अपने देश की पॉलिसी की बात हो रही है बच्चा, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ RBI। पहले यूनाइटेड स्टेट का एक सेंट्रल बैंक है, उसकी पॉलिसी। दूसरा बच्चा हमारे इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है, RBI, उसकी पॉलिसी। तीसरी बच्चा एक पॉलिसी पढ़ोगे, दैट वाज इन्फ्लेशन इंडेक्स। एक्चुअली में ये पॉलिसी नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है इन्फ्लेशन के बारे में, जिसमें इंडेक्स भी मैं आपको समझाऊंगी। तो टोटल यहाँ पे कितनी पॉलिसीज पढ़ने वाले? 3। सबसे पहले कौन सी बताई? FED पॉलिसी। दूसरी बच्चा RBI की। तीसरी क्या बच्चा? इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब ये जैसे ही पढ़ लोगे बच्चा, तो आपको आखिरी में बताया जाएगा इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो यही कॉन्सेप्ट बस बच गया बच्चा। वापस स्टार्टिंग से अगर हेडिंग में आओगे तो साफ साफ क्या लिखा है बच्चा? इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसी ऑन द स्टॉक मार्केट। आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि बहुत सारी पॉलिसीज है, जिसमें कौन कौन सी पॉलिसी पढ़ेंगे? 3। FED पॉलिसी, RBI पॉलिसी और बच्चा इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये 3 पॉलिसी का पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट बताया जाएगा, फिर चैप्टर के एंड में बता दिया जाएगा इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ता है। तो चलो बच्चा सबसे पहली पॉलिसी स्टार्ट करें। सबसे पहली पॉलिसी बच्चा FED। एक्चुअली में इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रखा है बच्चा? फेडरल रिजर्व सिस्टम। एक सिस्टम बना है, एक सेंट्रल बैंक बना है, किसका बच्चा? यूनाइटेड स्टेट। इट इज जस्ट लाइक RBI। इन्होंने कहा इसके कुछ जनरल फंक्शन है, इसके कुछ काम है। इसके जो काम है ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है, जिससे इनकी यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी। बच्चा अगर हमारी RBI बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि चलो पहले समझते हैं जो वहां के सिस्टम से वो कैसे काम करते हैं। उनके कामों की लिस्ट दे रखी है, उनके कामों की लिस्ट दे रखी है, तो उनकी पॉलिसीज पढ़े। सबसे पहले काम नंबर 1, यहाँ पे मैंने हेडिंग बनाई है। सबसे पहला काम क्या है बच्चा? इस FED सिस्टम का, फेडरल रिजर्व सिस्टम का काम क्या है? पहला काम, नेशंस मॉनेटरी पॉलिसी। पूरी की पूरी कंट्री की क्या बनाना बच्चा? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। दूसरा क्या लिखा है बच्चा? स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं काम, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? जनरल फंक्शन, दैट वाज काम। इसका काम क्या क्या है? इसके जो काम है, इससे यूएस की इकोनॉमी बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है। तो चलो देखते हैं काम क्या। पहला काम क्या बच्चा? अपने खुद की कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। दूसरा, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या लाना? स्टेबिलिटी लाना। तीसरा, सेफ्टी एंड साउंडनेस, साउंडनेस और सेफ रखना। फिर क्या लिखा है? फोस्टर, फोस्टर मतलब एनकरेज करना। फोस्टर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये क्या कह रहे हैं भैया? पेमेंट्स और सिस्टम, जो सेटलमेंट सिस्टम्स होते हैं उसे जल्दी से जल्दी करना बच्चा, ठीक है। प्रमोट करना कंज्यूमर के प्रोटेक्शन। तो जैसे हमारी RBI है, ऐसे ही वहां पे फेडरल रिजर्व है। हमारी RBI का भी काम ऐसा ही होता है जैसा उनका वहां होता है। तो उनके कामों की लिस्ट में हेडिंग मैंने आपको बता दी। पहली हेडिंग क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। दूसरा, फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाना। तीसरी, सेफ्टी एंड साउंडनेस। फिर क्या लिखा है? फोस्टर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। फिर क्या लिखा है? किसके प्रमोट करना? कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को। यही है हेडिंग। चलिए अब उसकी डिटेलिंग में जाएंगे। तो बच्चा डिटेलिंग कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तुम लोग। आपको भी पहले बच्चा प्रेजेंटेशन सही नहीं है, आपको हेडिंग बनाना है और फिर एक्सप्लेन करना है एग्जाम में अगर लिखोगे। ठीक, चलिए। कंडक्ट, ये क्या करवाता है बच्चा? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है नेशन की।
बच्चा जब ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा तो उसका फोकस क्या रहेगा, प्रमोट क्या करेगा, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, प्राइस क्या रहे, स्टेबल रहे। स्टेबल रहे मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना, एकदम बढ़ गए एकदम कम हो जाए, स्टेबिलिटी से काम बनता है बच्चा। एक दिन आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, एक दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, तो बैलेंस होना चाहिए जीवन में। तो यहाँ पे भी ये कह रहे भैया प्राइसेस में स्टेबिलिटी रखना, प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, दिक्कत है, प्राइस स्टेबल होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट क्या लिखा है बच्चा, मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, यूएस इकोनॉमी, इन सब में इन सबको ध्यान में रखकर क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा प्रमोट करता है स्टेबिलिटी, फाइनेंस सिस्टम भी हमारे क्या रहे बच्चा, स्टेबल रहे। अब फाइनेंस सिस्टम पूरा का पूरा फाइनेंस सिस्टम समझते बच्चा, इंटरेस्ट लेना, जिसके पास पैसा है वो पैसा दे, जिनको पैसे की जरूरत है वो हमसे पैसा ले, उसमें इंटरेस्ट है। अगर मैंने पैसा लगाया तो मेरे पास सेविंग इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, अगर सामने वाले ने लोन लिया है तो उसे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बच्चा मिलने वाला, देने वाला, तो पूरा फाइनेंस सिस्टम भी क्या होना चाहिए बच्चा, स्टेबिलिटी रहती है। उसको भी लेकर सीख दी मिनिमाइज, क्या लिखा है, कंटेन, क्या लिखा है, सिस्टमैटिक रिस्क अगर है, सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल होता है या अनकंट्रोलेबल होता है, अनकंट्रोलेबल। तो भैया ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम को हमें स्टेबल रखना है ताकि कम से कम क्या हो जाए बच्चा, सिस्टमैटिक रिस्क मिनिमाइज हो, कम से कम हो, थ्रू दी एक्टिव मॉनिटरिंग एंगेजमेंट इन द यूएस एंड दी अब्रॉड। बात समझ में आई। प्रमोट करता है सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ द, क्या लिखा है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कुछ हमने भी पढ़े हैं बच्चा। इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो उनकी खुद की कंट्री में है, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो भी सेफ रहे, साउंड रहे। एक होता है साउंडनेस, एक होता है अनसाउंड। साउंड बोले तो अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा, अनसाउंड मतलब क्या है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो मेरे मॉनिटर करें देयर इम्पैक्ट फाइनेंशियल सिस्टम। अगर ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सही रहेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो ओवरऑल सिस्टम क्या चलेगा, सही चलेगा। फोस्टर करना, एनकरेज करता है किसको, पेमेंट को, सेटलमेंट सिस्टम। पढ़ क्या रहे हैं, काम किसके काम, फेडरल रिजर्व सिस्टम, इनके काम पढ़ रहे, इनका काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना, और सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को भी प्रमोट करना, सेफली तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री में पैसे इधर से उधर हो जाए, सेटलमेंट हो जाए। और साथ में क्या बोल रहा है, प्रमोट करना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू दी कंज्यूमर फोकस सुपरविजन। कुछ नहीं बच्चा, उनको ध्यान रखना, एग्जामिन करो, रिसर्च करो, जिस तरीके से हमारा कस्टमर क्या हो जाए बच्चा, सेटिस्फाइड हो। ये इनके काम है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, काम बताइए, काम बताइए। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है जनरल फंक्शंस बताइए, इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द यूएस इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, इसके पीछे कौन है, तो आप बोलोगे एक फेडरल सिस्टम है जो सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड स्टेट का, उसके ये कामों के लिए। समझ आया। अब इन्होंने पहले लिंक किया इसको, उन्होंने बोला यूएस का बच्चा फेड रेट बोल दिया। मुझे थोड़ा सा मुझे ये बताइए, आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो बच्चा बाकी के बैंक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, और बाकी के इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, तो हमें लोन मिलना आसान है कि मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हम कहेंगे भैया बहुत इंटरेस्ट रेट है, हम नहीं लेंगे। मान लो बच्चा आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो बाकी के बैंक भी क्या कर देंगे, कम। हम कहेंगे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोन लेने पहुंच जाएंगे। मोबाइल लोन से ले लेते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मार्केट में उस हिसाब से सप्लाई आ जाती है मनी की, यही होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब इन्होंने कहा एक्चुअल में बच्चा, इन्होंने यूएस मार्केट को जोड़ा, अमेरिका का मार्केट मुझे बताओ पूरे के पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइज लेवल में डोमिनेटिंग पोजीशन में है कि नहीं, बताइए। है, हर तरीके से कमाया उसने डोमिनेटिंग पोजीशन। बच्चा अगर हमारे देश में आरबीआई ऐसा करता है तो लोअर लेवल तक इफेक्ट होता है इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का। तो बच्चा अगर यूएस का वही इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो बाकी कंट्रीज में क्या आ जाता है बच्चा, प्रेशर आ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि यूएस उस डोमिनेटिंग पोजीशन में है।
अगर यूएस के सेंट्रल बैंक ने, यूएस के क्या सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो हमारे देश के आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। अगर इसने रेट बढ़ाया तो आरबीआई भी रेट बढ़ाएगा, अगर इसने रेट कम किया तो आरबीआई भी रेट कम करेगा। तो आरबीआई में किस तरीके से प्रेशर आता है, बात समझ में आए। लेकिन आरबीआई अगर कुछ कर रहा है तो क्या उसको कुछ इफेक्ट होने वाला है, क्या दूसरी कंट्रीज को इफेक्ट होने वाला है। यूएस कुछ भी करेगा क्या बस हमको इफेक्ट होने वाला है, बहुत सारी कंट्रीज को इफेक्ट होगा, क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम अपने देश को लेकर पढ़ रहे हैं, देश की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट एक तरीके से क्या बच्चा सारी कंट्रीज में पड़ेगा, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है बच्चा, पूरी की पूरी डोमिनेटिंग पोजीशन रखता है। क्या बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन रीड करो, हेडिंग में एक्चुअल में क्वेश्चन लिखा है, रीड करो, मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वेरी गुड। हाउ चेंज इन दी यूएस फेड रेट कैन इम्पैक्ट, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे बताओ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भी पहले मुझे बताओ। हाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ, लेकिन क्वेश्चन है कि कैसे। अब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया बस वो थ्योरेटिकल पढ़ने वाले, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया बच्चा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आरबीआई पे प्रेशर आ जाएगा, आरबीआई को भी इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, और उस तरीके से हमारे मार्केट में हमारी लोन लेने की कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। समझ में आया। आगे द फेड फंड रेट बच्चा इज द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इज द टॉप यूएस बैंक्स बच्चा बोरो ओवरनाइट। बच्चा अमेरिका के जितने भी टॉप बैंक है, जैसे हमारे इंडिया के टॉप बैंक है, किससे लोन ले रहे हैं बच्चा, आरबीआई से। ऐसे ही वहां के यूएस के जो भी टॉप बैंक है वो किससे लोन ले रहे होंगे, फेडरल से, फेड से ले रहे होंगे। अब बच्चा रातों रात ये लोन लेते हैं, है ना, और कुछ ना कुछ रिजर्व रखते। ऑल अमेरिकन जितने भी बैंक से बच्चा पार्क अ पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, पार्क मतलब पार्किंग वाला पार्क ही होता है रखना। तो पार्किंग में भी क्या करते हैं बच्चा, कार को रख रहे होते हैं, टू व्हीलर को रख रहे होते हैं, तो यहाँ पे पैसा पार्क कर रहे हैं, कुछ नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। चलो सारे अमेरिकन बैंक्स क्या करते हैं बच्चा, पार्क अ पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट कहाँ, फेडरल रिजर्व इन कैश एज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। बचपन में कुछ पढ़ा था 11th 12th में, क्या पढ़ा था, CRR पढ़ा था, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट कुछ पढ़ा था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे नाम सुने। वेरी गुड। अगर मैं कैश रिजर्व रेशियो की बात करूं तो क्या होता है बच्चा, सारे बैंकों को आरबीआई के पास एक अमाउंट रखना होता है। वेरी गुड। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये पैसा कहाँ रखना है, अपने पास बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी है, यही है। वहां पे वर्ड क्या यूज किया मुझे ये बताओ, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, ठीक है, इन्होंने यही बोल रखा है इन जनरल। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर है, सारे बैंकों को जो हमारे आरबीआई के पास करना पड़ता है, वहां के अमेरिका के बैंक को उनके खुद के सेंट्रल बैंक में करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ की कॉमन बातें बता रहा था। फिर उन्होंने यहाँ पे बोला कि फेड इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, अगर फेड ने क्या किया, रेट इंक्रीज किया, लेंडिंग रेट ऑफ द कंपनीज रिटेल विल बी आल्सो गो अप, वो भी बढ़ जाएगा, या फिर वाइसा वर्सा, अगर कम करेंगे तो यहाँ भी कम हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट समझाया। चलो इन इंडिया, इंडिया में भी क्या हो जाएगा, हाई रेपो रेट, व्हाट डू यू मीन बाय रेपो रेट। वेरी गुड। अगर एसबीआई बैंक को लोन लेना है आरबीआई से, है ना, तो आरबीआई जो इंटरेस्ट लगाती है दैट वाज रेपो रेट। समझ में आया। रिवर्स मतलब आरबीआई जो ले रही है सेबी से, हाँ, उस पे जो लगेगा, ठीक है। अब रेपो रेट समझ में आया, रिवर्स रेपो और रेपो रेट, ठीक है। चलो इंडिया क्या कर रही है बच्चा, रेट किसने बढ़ाया मुझे बताओ, अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया, तो हमारे इंडिया का भी जो सेंट्रल बैंक है दैट वाज आरबीआई, वो भी रेपो रेट में नॉट, क्या लिखा है, में नॉट इम्पैक्ट दी कंट्रीज आउट। इन्होंने बोला भैया इंडिया बस बढ़ाएगी तो बाकियों को फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अमेरिका करेगी तो बाकी की कंट्रीज में इफेक्ट आएगा, इवन इंडिया में भी आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा, लेकिन स्टिल अभी हम उतनी ज्यादा यूएस जैसे अभी हमारी पोजीशन नहीं है ना। ऑन द अदर साइड यूएस इंटरेस्ट रेट मैटर अ लॉट, ग्लोबल कैपिटल फ्लो की बात होगी। इन शॉर्ट यूएस का मार्केट बड़ा है, उससे पूरी दुनिया को फर्क
पड़ता है ना, क्योंकि हमारा एक्चुअल में बिजनेस बच्चा जितने टॉप कंपनी उठा के देख लो सब कहाँ की है, वहीं की है बच्चा, हर चीज। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बोल दिया इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड मार्केट आर कनेक्टेड, सब एक दूसरे से धंधा पानी से जुड़े हैं भाई। ठीक है, इंक्रीज इन द फेड रेट will नेगेटिव जनरल फॉर द यूएस मार्केट। अब यूएस का एक बार सोचो, वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट में इफेक्ट आएगा, तो सेम बच्चा उनके कारण हमारे आरबीआई ने बढ़ाया, आरबीआई ने बढ़ाया तो हमारे स्टॉक मार्केट में भी तो इफेक्ट आएगा। इन्होंने यही लिखा है इन द यूएस मार्केट अनदर सेल ऑफ चालू हो जाएगा बच्चा। कुछ टेक्निकल वर्ड लिखे हैं, जैसे रिपल इफेक्ट लिखा है, रिपल इफेक्ट मतलब कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरता जाएगा। सेल ऑफ लिखा है मतलब इन्होंने बोल दिया बेचा जाएगा लेकिन कम रेट में, मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। इन शॉर्ट ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा अगर क्या बढ़ जाता है वहां का, कहां का रेपो रेट, अमेरिका का, यूएस का फेड ने अगर बढ़ा दिया है तो उनके मार्केट में इफेक्ट, उनके मार्केट में इफेक्ट तो हमारे मार्केट में भी इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? बता रही, रुक जाओ, है ना। चलो अब क्या लिखा है, एनी चेंज इन दी फेड फंड रेट, क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल इफ द फेड रेट गोज अप, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इट विल मेक दी आरबीआई हेजिटेंट कटिंग रेट एट दैट टाइम, मतलब वो रेट को कम नहीं कर सकता, टेक्निकली लिखा है कट रेट नहीं कर सकता मतलब कम नहीं कर सकता। अगर यूएस मार्केट में रेट बढ़ा है तो आरबीआई नीचे नहीं जाएगा, आरबीआई की मजबूरी है कि उसे क्या करना पड़ेगा, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है बच्चा? रीजन, ये जो लाइन है ये कॉन्सेप्चुअल है, समझना। रीजन आरबीआई कट रेट विल बी लीड टू, क्या लिखा है, हेवी पुल आउट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर फ्रॉम द इंडियन बॉन्ड मार्केट। अब समझना, मैंने आपको आर्बिट्रेट एक मेथड पढ़ी थी, उसकी बात नहीं करूं, उसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। मान लो बच्चा यहाँ इंडिया के मार्केट में रेट कम हो गया, यूएस ने बढ़ा दिया, आरबीआई ने समझ लो कम कर लिया, आरबीआई ने क्या कर लिया, कम। तो एक आर्बिट्रेज एक बंदा होता है जो बीच की अपॉर्चुनिटी का क्या निकालता है बच्चा, फायदा निकालता है। वो यहाँ से क्या लेगा, लोन, कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिलेगा। पहले बताओ, इंडिया में रेट कम है, अमेरिका में रेट ज्यादा है, मेरे पास एक ढेला पैसा नहीं है, इंडिया के मार्केट में आती हूँ, लोन लेती हूँ क्योंकि रेट कम है, और जाके लोन किसको दे देती हूँ, अमेरिका के बंदे को, वहां तो इंटरेस्ट ज्यादा है, वहां पैसा लगा दिया, इंटरेस्ट ज्यादा मिला, पैसा कमाया और लोन चुका दिया। क्या बात समझ में आ रही है, एक अपॉर्चुनिटी खुल गई। तो इन्होंने साफ साफ यही बोला है कि हमारे आरबीआई की क्या है, मजबूरी है, रेट वहां बढ़ा है तो रेट यहाँ पर भी बढ़ा दो, क्योंकि बीच के जो मीडिएटर है ना पूरी दुनिया भर में घूम रहे हैं इस बीच का फायदा उठाने के लिए। इन्होंने यही लिखा है, एग्जाम्पल देके बता रहे, इफ दी रेट क्या हो गया, अप हो गया, इट विल मेक दी आरबीआई, आरबीआई कट नहीं कर सकता, रेट कम नीचे नहीं कर सकता। क्यों, रीजन, आरबीआई कट रेट विल लीड, अगर इसने कम कर दिया, कट रेट मतलब कम कर दिया, विल लीड क्या लिखा है, हेवी पुल आउट, पुल आउट कौन, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ इंडिया में आके इंडिया के बॉन्ड मार्केट में घुस जाएंगे, बॉन्ड मार्केट में मतलब लोन लेकर जाएंगे, लोन लेकर जाएंगे सस्ते रेट में, और वहां जाकर क्या कर देंगे बच्चा, महंगे रेट में दे देंगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बीच का फायदा यहाँ 2% में मिल रहा है और वहां 12% है, बीच का 10% खा गए, पैसा इसका एक नहीं लगा, पूरा यहाँ से निकाल कर वहां लगा दिया, अब 10% का मुनाफा। एग्जाम्पल लेकर बताया, इसका डिफरेंस तो नहीं होता है, आरबीआई भी समझदार है, तो इसलिए आरबीआई कभी भी क्या नहीं करती, रेट कम नहीं करती, बढ़ा दिया है तो वो भी अब क्या करेगी, बढ़ाएगी, कम कर दिया तो वो भी यहाँ पे क्या करेगी, कम करेगी। लॉजिक समझ में आया? पहले बताओ, समझ में आया पक्का? रुक जाओ पहले मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कवर करूंगी बच्चा। अब थोड़ा रुपये और डॉलर वाला समझते हैं। मुझे ये बताओ अभी क्या रेट चल रहा है, अप्रॉक्स बताओ, एकदम फिक्स बताने की जरूरत नहीं। 85, मतलब $1 के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 80 रुपए, चलो 80 रुपए लेते हैं अप्रॉक्स। $1 के लिए हमें कितने देने पड़ रहे हैं, 80 रुपए। बच्चों समझना, 80 की जगह ये वैल्यू समझ लो 100 हो गई, 80 की जगह ये वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई, समझना।
रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ है कि वीक हुआ है? वीक हुआ है। एक्सपोर्टर खुश होगा कि नहीं ये बताओ? एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर दुखी होगा कि खुश होगा? खुश होगा एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर कौन है? क्या ये बात समझ में आ रही है? एक होता है एक्सपोर्टर, एक होता है इम्पोर्टर। एक होता है एक्सपोर्टर, एक होता है इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर कौन है? सेलर। पहले एक डॉलर 80 रुपए का था। तो बच्चा जब $1 कितने का हुआ बच्चा? 100 रुपए का हुआ। तो हमारा एक्सपोर्टर खुश है क्योंकि पहले से 80 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे? 100। लेकिन दुखी कौन है? दुखी काम कौन है? इम्पोर्टर। पहले उसे 80 देने पड़ रहे थे और अब 100 देने पड़े। तो इन शॉर्ट, दुनिया में कुछ भी हो बच्चा, कोई एक इंसान खुश हो रहा होता है, कोई एक इंसान दुखी हो रहा होता है। क्या बात समझ में आई? कोविड में कुछ धंधे नीचे गिरे, कुछ क्या बहुत धंधे नीचे गिरे, लेकिन कुछ धंधे भी थे जो ऊंचे हो गए। तो किसी का फायदा और किसी का नुकसान, ये दुनिया की रीत है। ठीक है। तो यहाँ पे रुपये और डॉलर का कॉन्सेप्ट समझाते हुए उन्होंने यही बताया है कि भाई मुझे बताओ, अभी एक्सचेंज रेट, अभी आपने ये समझा, रेट से इफेक्ट समझा, ऊपर नीचे होता है बच्चा। तो सेम उन्होंने बोला कि एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रुपये और डॉलर का। उन्होंने बोला फेड रेट अगर बढ़ रहा है, फेड रेट क्या हो रहा है बच्चा? बढ़ रहा है। तो वैल्यू ऑफ द डॉलर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। महंगा हो गया। क्या महंगा हो गया? डॉलर। अगर महंगा डॉलर हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो मतलब वो महंगे हो गए। अमेरिका महंगा है ना, तो इंडिया रुपी क्या हो जाएगा बच्चा? वीक हो जाएगा इन कंपैरिजन। बच्चा वीकर रुपी इज गुड, किसके लिए गुड होता है बच्चा? इंडियन एक्सपोर्टर के लिए। इंडियन बच्चा इंडिया से कंपेयर करें, बाकी कंट्रीज में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। इंडियन एक्सपोर्टर के लिए बच्चा अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जो 80 मिल रहे थे वो कितने मिलेंगे? 100 रुपए मिलेंगे। बट द ग्लोबल लेवल इंडिया, इंडिया वीक नहीं है। एक्सपोर्टर बस खुश होगा, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो भैया हम कमजोर है ना, हमारी कंट्री कमजोर है ना। हम अमेरिका के मुकाबले बहुत कम आके जा रहे हैं हमें। एक्सपोर्टर खुश है नो डाउट, बट ग्लोबल डिमांड की बात करें तो उससे कंपटीशन है, स्ट्रिक्ट मतलब बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन है बच्चा। वुड नॉट लिव, हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। एक्सपोर्टर अभी तो खुश है, लेकिन क्या हम वर्ल्ड लेवल में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे क्या? और वीक और वीक और वीक। एक्सपोर्टर खुश तो है, लेकिन बच्चा 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद तो पूरी इंडिया ही डूब रही है। कुछ टाइम के लिए एक्सपोर्टर खुश है, लेकिन क्या ओवरऑल अच्छी बात है कि हमारे देश के लिए? नहीं है। बच्चा यहाँ पे डीबीएस, डीबीएस क्या बच्चा? एक बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसने साफ साफ बोल दिया फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कीप द रूपी, क्या लिखा है? वनरेबल टू दी राइजिंग यूएस रेट इन दिस ईयर। अगर यूएस का रेट बढ़ जाता है तो बच्चा हमारा जो सिस्टम है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का, ये हेल्पलेस हो जाएगा, हिल जाएंगे। तो एक्चुअली में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है। क्या बात समझ में आ रही है? हम उतने स्ट्रांग नहीं है, हम उतने एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम बढ़ रहे। अगर आप जीडीपी देखोगे, ग्रोथ देखोगे, तो हाँ अब हम वर्ल्ड लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे उस पोजीशन में आ रहे हैं, लेकिन डोमिनेटिंग पोजीशन में तो नहीं। तो अब मुझे बताओ, क्या हमें इफेक्ट पड़ता है? हाँ। कैसे इफेक्ट पड़ता है बच्चा? इन्होंने पूरी डिटेलिंग आपको बता दी। अब नीचे उन्होंने क्या बोल दिया? बॉन्ड मार्केट प्रेशर। अभी मैंने आपको बॉन्ड मार्केट प्रेशर बताया कि अगर हमारा रेट क्या हो जाएगा, उन्होंने बढ़ा दिया और हमने कम किया, तो लोग यहाँ से आकर सस्ते दामों में लोन ले लेकर जाएंगे और वहां जाकर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? यही लिखा है। अगर फेड रेट हाई हो जाता है तो एग्जाम्पल देके बता रहे, अगर 10 साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, 10 साल का लोन ले रखा है, बच्चा एक्सपेक्टेड अगर हम मान के चलते वो हाई हो गया वहां, फेड रेट बोला ना, मतलब कहाँ हाई हो गया? यूएस में। तो उन्होंने बोल दिया ऑल्सो पुट, उसका प्रेशर हमारे देश में भी आपको दिखेगा। इंडिया 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड में भी आपको उसका ठीक इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए आरबीआई ऑटोमेटिक क्या करेगी? वहां बढ़ गया है तो यहाँ भी बढ़ा देगी। अदरवाइज कौन इसका फायदा लेके चले जाएगा? आर्बिट्रेज। एक बंदा होता है आर्बिट्रेज, अपॉर्चुनिटी लेकर जाता है। आर्बिट्रेटर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आर्बिट्रेज एजीई। ठीक है। इन्होंने बोला आरबीआई रेपो रेट, कुछ नहीं, फिर से रिपीट करके आपको कॉन्सेप्ट लिख कर दे रहे। हाई फेड रेट है तो हमारी रुपी क्या है? कम है। अगर हमारा रुपी कम है तो प्रेशर किस में आएगा? एक्सपोर्टर में कि इंपोर्टर में? इंपोर्टर को दिक्कत होगी। इंडियन इंपोर्टर बिल इज लाइकली टू गो अप, उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इंपोर्टर का बिल हाई हो जाएगा बच्चा,
पुटिंग प्रेशर, जिस कारण से आरबीआई पे प्रेशर आएगा, तो आरबीआई कोई ना कोई एक्शन तो लेगा। पहला एक्शन आरबीआई क्या लेगा, अपना रेट बढ़ा दे, या फिर बच्चा रेट किसी भी तरीके से कम तो ना ही करे। इन्होंने कहा या तो आरबीआई क्या करेगा, आइदर इंक्रीज करेगा रेपो रेट, या फिर क्या करेगा, एटलीस्ट रिफ्रेन फ्रॉम दी कटिंग रेट। कटिंग रेट मतलब नीचे ना जाए। दो ऑप्शन है, या तो क्या कर लो, रेट बढ़ा दो, या फिर नीचे तो मत जाओ, जहां हो वहीं स्टेबल रहो। बढ़ाने वाला ऑप्शन भी आरबीआई के पास, क्या नीचे जाने वाला ऑप्शन है, क्या नहीं। अपनी पोजीशन बनाए रखो, ट्राई करो नीचे तो मत जाओ। अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ट्राई करना, उसी रेट में रहना, या फिर बढ़ा देना, नीचे जाने का कोई स्कोप नहीं है। तो यहाँ पर पूरा हमारा कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। अब पूछो डाउट। नेक्स्ट हेडिंग क्या देखो, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। अब मुझे बताओ, मार्केट में बच्चा सप्लाई को कंट्रोल अगर करना है तो आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट पॉलिसी इंक्रीज और डिक्रीज करता है। हाँ भाई, जनरल बात बोल रही है, आरबीआई जब क्रेडिट पॉलिसी करेगा तो हाई ग्रोथ विद द प्राइस स्टेबिलिटी, मेन ऑब्जेक्ट बोलूं तो स्टेबिलिटी चाहता है। आरबीआई क्या चाहता है, प्राइस की स्टेबिलिटी। उन्होंने बोल रखा है मॉनेटरी पॉलिसी इज आल्सो नोन एज, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट इज आल्सो नोन एज क्रेडिट पॉलिसी। कौन बनाता है, हमारा आरबीआई। यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम का मेन पर्पस बता के रखा है कि भैया हमें स्टेबिलिटी चाहिए। अब इन्होंने पूरे पॉइंट्स वाइज बता दिया कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है इट इज जस्ट लाइक अ 5 years प्लान। हमारा आरबीआई क्या चाहता है, हेडिंग से समझो क्या चाहता है, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ भैया रैपिडली जाए। फिर क्या लिखा है, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी हो। एक्सचेंज रेट मतलब कि फॉरेन करेंसी वाला जो रेट है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं $1 से फ्लक्चुएट होते रहते, हम स्टेबल होंगे तो बैलेंस हो पाएंगे। फिर क्या लिखा है, हम प्राइस में, हमारे यहाँ पे महंगाई देख लो बच्चा, कभी एकदम ऊपर हो जाती है, कभी एकदम नीचे, इन्फ्लेशन भी खराब है और डिफ्लेशन भी। हम प्राइस में भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। कब सरप्लस होता है, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। कब डेफिशिएट होता है, जब इंपोर्ट ज्यादा होता है। तो उन्होंने बोला बैलेंस चाहिए हमें, ठीक है। तो बीओपी डेफिसिट तो दिक्कत है, तो आज हम पढ़ के रहे, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इन बातों को ध्यान में रखकर बनाती है। फिर क्या लिखा है बच्चा, मनी में क्या जाए, न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल। इन्होंने ही लिखा है आरबीआई अपनी पॉलिसी जब बनाएगा तो मनी की जो सप्लाई है ये न्यूट्रल होनी चाहिए। हमें क्या नहीं करना है, चेंज इन मनी सप्लाई बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन मॉनेटरी पॉलिसी न्यूट्रलाइज। हाउएवर पॉलिसी इज ऑलवेज क्रिटिसाइज डिफिकल्ट टू प्राइस स्टेबिलिटी। बच्चा मार्केट में जो मनी की सप्लाई है वो क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब स्टेबल बोलूं, मनी की सप्लाई में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। बच्चा बीओपी में भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। प्राइस में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। ग्रोथ में भी हमें स्टेबिलिटी चाहिए, क्या रैपिड इंक्रीज होना चाहिए। तो ये जनरल बातें लिखी हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई एक बैंक रेट होता है, ये वही बैंक रेट है, आरबीआई जो रेट डिसाइड कर रहा है। तो बैंक रेट है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है एक रेट डिसाइड करता है। जनरल बातें, लेकिन मुझे बताओ जनरल बातें तो भूल जाते हैं। अगर बैंक रेट पूछा है तो आप ये नहीं बोल पाओगे आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट देता है किसको, अदर कमर्शियल बैंक को, वो रेट क्या कहलाता है, बैंक रेट। अब उन्होंने कहा चलो ये सारी चीजें बैंकों के नाम बता दिए, ठीक है, इफेक्ट बता दिया, आपको भी इफेक्ट बताना है। मुझे बताओ अगर ये इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा क्या, बैंक रेट इंक्रीज होगा, तो बच्चा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी हो जाएगा। आरबीआई ने रेट बढ़ाया, कमर्शियल बैंक के लिए भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो गया तो बच्चा किसके लिए इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल कस्टमर के लिए। इन्होंने कहा कि क्रेडिट पॉलिसी की ना 4 टाइप्स है। पहला बताओ, आरबीआई बैंक लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, जिस रेट में देता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेपो। पहले पॉइंट में यही लिखा है। दूसरे में लिखा है अगर ये रेपो रेट कम हो जाए तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लेगा, और अगर कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेगा तो हम जैसे लोगों को, क्लाइंट को ज्यादा लोन दिया जाएगा। यही लिखा है बच्चा। अगर ये रेट बढ़ जाए तो कमर्शियल बैंक कम लेगा, और कम लेगा तो कम देगा। क्या मुझे बताओ 4 पॉइंट बना पा रहे हो। पहला पॉइंट क्या बना रहे हो, मीनिंग,
रेपो रेट वो रेट होता है जो आरबीआई किसको देता है, कमर्शियल बैंक को। दूसरा पॉइंट क्या बताओगे, रेपो रेट अगर इंक्रीज तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा तो ज्यादा लोन भी देगा, अगर ये डिक्रीज होता है लोन लेगा कम तो देगा भी कम, समझ में आया। सेम रेपो का ऑपोजिट क्या है, आरबीआई ने उधारी ली है कमर्शियल बैंक से, ये लिखा है इट इज द रेट आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल मनी सप्लाई वाइस वर्सा। मुझे बताओ इसके चार चार पॉइंट बना लोगे, मैंने जो ब्रैकेट बनाया वो पॉइंट वाइज बनाया, रिवर्स और नॉर्मल रेपो रेट, समझ में आया। CRR कैश रिजर्व रेशियो, बैंक इतना पैसा कहाँ रखेगा, मान लो आरबीआई ने ये CRR को बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा तो हमको कम दिया जाएगा, ये रेट को कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा, सॉरी कम कर दिया ज्यादा पैसा तो वो हमें भी ज्यादा लोन दे पाएगा, समझ में आ रहा है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो थे, बस अपने पास आपको इसे मेंटेन करना है। मुझे बताइए चिल्ड्रन टॉपिक समझ में आ रहे हैं, बन जाएंगे पक्का, सब आरबीआई डिसाइड करती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिसाइड आरबीआई करेगी, लेकिन इन्हें अपने पास ये रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है, लिक्विडिटी, ठीक है बच्चा। टोटल 3 पॉलिसी थी, एक पॉलिसी समझ में आई, कौन सी, जो हमारे देश की थी, क्या नहीं बाहर, क्या उससे हमारे देश में इफेक्ट पड़ता है, हाँ। दूसरा कौन सी पढ़ी, आरबीआई, जो पूरी घिसी पिटी चीजें हैं बचपन में पढ़ी। तीसरी क्या लिखती है, इन्फ्लेशन इंडेक्स, समझाने से पहले इंडेक्स समझाऊंगी जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ध्यान दो नलाइक। अब बच्चा सबसे पहले इंडेक्स समझो, 11th क्लास में जो इंडेक्स पढ़ा था ना एक प्रैक्टिकल था, ठीक है पहले कॉन्सेप्ट समझो। इंडेक्स मतलब क्या होता है बच्चा, प्राइस में कितना चेंज हुआ, ये आपको पता चलता है परसेंटेज फॉर्म। वापस पास्ट में क्या था, आज क्या हुआ, पहले दादाजी कभी बोलते थे हमारे टाइम पे 10 रुपए बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, आज तो 10 को कोई पूछता भी नहीं है, पूछते कोई चीज है ना, लेकिन उस टाइम पे 10 रुपए की वैल्यू क्या फुल के बराबर थी क्या, नहीं बच्चे उस टाइम पे 10 रुपए की वैल्यू ना 1000 2000 का जो नोट है ना ऐसे ऐसी वैल्यू हुआ करती थी, आज वो नहीं है एक्चुअली में। तो आज इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो व्हाट डू मीन बाय इंडेक्स, समझो समझो समझो, व्हाट डू मीन बाय इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है बच्चा, इंडेक्स आपको कैलकुलेट करके देता है कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। क्या इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो जब बचपन में 11th क्लास में जो प्रैक्टिकल कर रहे थे ना, वो प्रैक्टिकल आपको प्राइस में कितना चेंज हुआ ये कैलकुलेट कर कर बताता था, क्लियर है। तो वहां पे प्राइस इंडेक्स पढ़ते थे, प्राइस में कितना चेंज हुआ। पहले पहले अगर मैं कहूंगी आज की डेट में चीनी चावल ये सारी चीजें खरीद रहे हैं, पहले चीनी बच्चा 1 रुपए किलो मिलती थी, आज क्या 1 रुपए किलो मिल रही है क्या, नहीं 50 रुपए किलो। तो कितना चेंज हुआ है, 49 रुपीज बढ़ गया है, क्या बात समझ आ रही। तो इंडेक्स क्या कैलकुलेट करके देता है बच्चा, कितनी प्राइस कितना परसेंट चेंज आया, दैट वाज इंडेक्स। अब पूरी हेडिंग का नाम क्या बच्चा, इन्फ्लेशन इंडेक्स, कितना इन्फ्लेशन आ गया वो उसकी बात कर रहे हैं, क्लियर है, कितनी महंगाई बढ़ गई। इन्होंने कहा इंडेक्स एक तरीके से क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है और बेसलाइन बनाता है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस कि इंडेक्स इतना हाई हो गया, मतलब प्राइस इतनी हाई हो गई है। इन्फ्लेशन इंडेक्स एक इकोनॉमिकल टूल है जिसे हम कैलकुलेट करते कि हमारे देश में कितनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया, क्लियर है। इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है। इन्होंने कहा इंडिया में दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक मेथड का नाम है सीपीआई और दूसरी मेथड का नाम क्या है बच्चा, डब्ल्यूपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर की प्राइस में कितना चेंज आया है इससे सीखेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है बच्चा, होलसेल प्राइस में कितना चेंज। इन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट का भी पढ़ रहे तो चलो देख लेते हैं। इन्होंने कहा सीपीआई और पीपीआई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें बस इंडिया का पढ़ना है। इंडिया के दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, पहला क्या है सीपीआई, दूसरा क्या है डब्ल्यूपीआई। दो नाम समझ में आए। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो एक है होलसेल प्राइस और एक है बच्चा कंज्यूमर प्राइस। होलसेल क्या होता है पहले तो बताओ, बल्क में, और रिटेल क्या होता है, छोटे छोटे फुटकर, ठीक है। होलसेल प्राइस बल्क की होती है और रिटेल प्राइस क्या होती है बच्चा, सिंगल, ठीक है, छोटी छोटी चीज पार्ट में खरीदना।
क्या मैं उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोल दूं? क्योंकि हम तो रिटेल के पास जाके खरीदते, हम जाते हैं रिटेलर के पास खरीदते, ठीक है। रिटेलर कहाँ से जाकर खरीदता है बच्चा? होलसेलर के पास। तो दो प्राइस के कैलकुलेशन है। एक्चुअली में हम ये समझ रहे हैं पहले होलसेल की प्राइस क्या थी, आज कितनी होगी। पहले कंज्यूमर की प्राइस क्या थी, उसे कितना खरीदना पड़ता था, आज कितना खरीदना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दैट्स इट, कुछ भी नहीं। इसके अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं बच्चा, तो होलसेल प्राइस एक तरीके से क्या है बच्चा, कैलकुलेट की जाती है कि होलसेल प्राइस में कितना चेंज आया और कंज्यूमर में। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ टेक्निकल बातें दे रखी हैं। क्या लिखा है? WPI कौन कैलकुलेट करता है? मिनिस्ट्री का नाम दे दिया। मिनिस्ट्री का नाम क्या दे दिया बच्चा? इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ये कैलकुलेट करते हैं ताकि वो ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सके कि भैया कितना चेंज आया। इंडेक्स क्या कैलकुलेट करके दे रहा है? प्राइस में कितना चेंज, इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो ये होलसेल प्रोडक्ट की करेगा। इन्होंने कहा भैया अर्लियर, पहले ये कब कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वीकली। अब कैसे किया जाता है बच्चा? मंथली रिलीज किया जाता है बच्चा। बेस ईयर, बेस ईयर मतलब पास्ट ईयर, ठीक है। इन्होंने कहा बेस ईयर। एक्चुअली में जो ये मेथड आई थी, मेथड कब आई थी? 2004-5 में आई थी। तो मेथड क्या आई थी? 2004-5। तो उन्होंने उस टाइम पर बेस ईयर किसको मान लिया? 2004-5, और उसकी प्राइस क्या रख दी? 100। मतलब पास्ट ईयर की प्राइस 100 रख रहे हैं। और आज अगर बेस प्राइस कितनी थी? 100 मान लो। आज 2023 में अगर हम बैठे हैं और होल प्राइस इंडेक्स अगर आता है 500, तो कितना चेंज आया मुझे बता? 400 का चेंज आया। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। इन्होंने कहा एक्चुअल में होलसेल प्रोडक्ट कौन कौन से, इन्होंने लिस्ट दे रखी है। होलसेल टोटल प्रोडक्ट कितने बच्चा, कितने बताए उन्होंने? सरकार ने एक लिस्ट बना के रखी है। 676 आइटम्स है। इनकी प्राइसिंग को देखेंगे, इसकी एवरेजिंग निकालेंगे और हम कहेंगे कि भैया पहले और अभी में जमीन आसमान का फर्क है। कैलकुलेट कर कर बताया जाएगा। कैलकुलेट करने का डिपार्टमेंट इनका। बात समझ में आ रही है? हमें बस पता चलता है महंगाई आ गई, लेकिन इसके पीछे कैलकुलेशन होती है, मेथड होती है, वो ये होती है। समझ में आया? इन्होंने बोला इनके प्राइस के कोटेशन लिए जाते। कितने कोटेशन लिए जाते? 5482 प्राइस कोटेशन। बस एक होलसेलर से लेंगे और काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इतने लोगों से कोटेशन लिए जाते, अलग अलग देश के कोने से लिए जाते, तब जाकर एक डेटा कलेक्ट कर कर हमें कैलकुलेशन निकालते कि हाँ ये चीजें महंगी हो गई। न्यूज में बस क्या सुनते हैं? महंगी होगी, महंगी होगी। क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स, एक डेटा कलेक्ट किया गया होगा एक रिसर्च टीम ने। तो रिसर्च टीम ने इतने आइटम्स लिए हैं, उसके इतने कोटेशन लिए, तब जाके वो कहते कि हाँ महंगाई आ गई है। हाँ मतलब इतने प्रोडक्ट लिए जाएंगे और हर प्रोडक्ट के इतने कोटेशन लिए जाते हैं। हाँ तो पूरे इन्वेस्टिगेशन सर्वे होता है बच्चा, तब जाकर। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं? दीज आइटम आर डिवाइडेड। इन आइटम को भी क्या कर दिया? कैटेगरी। कितनी? प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो ये समझ में आ रहा है? वो क्या, ये टेक्निकल बात है, लेकिन मुझे बताओ जनरल बात समझ में आई? ये एक तरीके से होलसेल प्राइस कैलकुलेट करके बता रहे कि बड़ा है कि नहीं। WPO डू नॉट कंसिडर रिटेल, या फिर क्या लिखा है? प्राइस ऑफ दी सर्विस। प्रोडक्ट की बात कर रहा है, सर्विस की नहीं। बच्चा रिटेल की तो बिल्कुल बात नहीं करेगा, क्योंकि रिटेल की कौन बात करेगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल समझ में आया? यस और नो? होलसेल के बाद कंज्यूमर में जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आया? कंज्यूमर कितने में खरीद रहा है, पहले कितने में खरीदता था, आज कितने में खरीदते? इन्होंने कहा भैया सुनो, क्योंकि कंज्यूमर एक बहुत वाइडर एरिया हो गया। होलसेलर तो फिर भी बल्क में है ना, कंज्यूमर तो हर कोई है ना, हम भी कंज्यूमर। इन्होंने क्या दिया? हमने कैटेगरी बना दी इनकी। होलसेलर के सॉरी कंज्यूमर में कैटेगरी बना दी। पहली कैटेगरी किसकी? इंडस्ट्रियल वर्कर वाले कंज्यूमर, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले, और उसमें भी क्या बोल दिया? एग्रीकल्चर को रूरल बोल दिया, और फिर क्या बोल दिया? रूरल की अलग, अर्बन की अलग और कंबाइंड। क्योंकि कंज्यूमर तो अलग अलग पैटर्न के है ना। होलसेलर तो फिर भी बल्क में काम करे, ये रिटेल बेसिस में। तो इन्होंने 3 अलग अलग क्या बना दिए बच्चा? नेशनल लेवल्स बना दिए। इन्होंने बोल दिया फर्स्ट टू कौन से वाले? इंडस्ट्रियल वर्कर वाले, एग्रीकल्चर रूरल बोले, या फिर दूसरा, ठीक है। इन दोनों का काम किसको दे दिया? लेबर ब्यूरो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। इनको बोलते हैं ये सर्वे करेंगे। जैसे इन्होंने एक ही को दे दिया था, होलसेलर का काम एक ही करता है सर्वे, इन्होंने बोल दिया फर्स्ट टू वाले ये लोग करेंगे। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट क्या बोलता है? थर्ड वाला है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, शॉर्टकट में क्या लिखा है? CSO। CSO को बोलते हैं भैया तुम ये कंबाइंड वाला करना। क्या बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ, तुमने कोई जनरल इन्फॉर्मेशन दी है क्या? नहीं।
इन्होंने मीनिंग नहीं बताया, मीनिंग समझ चुके हो, कंज्यूमर से डेटा लेना है, पहले आप ये चीज कितने में खरीदते थे, आज कितने में खरीदते बस। लेकिन उन्होंने कहा ये डेटा लेने वाली टीम कौन सा है, फर्स्ट टू वाले ये हैं और थर्ड वाले ये है, दैट्स इट, समझ में आया। अब इन्होंने बोल दिया इसका बेस ईयर कब है, 2012, इनका बेस ईयर क्या था होलसेलर का, 4 और 5, इसका भी प्राइस क्या लेना है 100, आज से कंपेयर करेंगे जब ये कैलकुलेट हो रहा है, क्लियर है। नंबर ऑफ आइटम्स इसमें भी दे दिया, नंबर ऑफ आइटम्स कॉर्पोरेट, लेकिन कहाँ, रूरल एरिया, रूरल, क्योंकि उनके प्रोडक्ट और शहरों के प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा। इन्होंने बोल दिया अर्बन के ये प्रोडक्ट्स है, हम सर्वे करने टीम जाएगी हमारी रूरल एरिया में जाके, जहाँ ये प्रोडक्ट की लिस्ट है ये पूछेंगे, और रूरल एरिया अर्बन एरिया के अलग अलग प्रोडक्ट। इन्होंने बोल दिया बस इनको हमने कितने ग्रुप में डिवाइड कर रखे, 6 ग्रुप में। ये सब टेक्निकल बातें बताई है, प्रोसेस का पार्ट बताया, लेकिन कुछ भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है डिफरेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बच्चा, डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है इन्होंने बस घटिया प्रेजेंटेशन दे रखा है, मैं बस अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ बताऊंगी। सबसे पहले मुझे बताओ दोनों का मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या था, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल टाइम, तो कंज्यूमर के प्रोडक्ट की बात हो रही है और ये होलसेल की बात कर रहा है बच्चा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेकिन ये होलसेल की बात कर रहा है और ये रिटेल की। मीनिंग समझ में आया। इन्होंने बोल दिया सीपीआई बेस करता है रिटेल प्राइस और डिस्ट्रीब्यूट करता है विच इंक्लूड मेजरमेंट की बात हो रही है, कॉस्ट एंड टैक्स, ये रिटेल प्राइस को फोकस करता है, सेम बातें लिखी हैं बच्चा। ये फाइनल स्टेज है और ये फर्स्ट स्टेज है, पहले प्रोडक्ट बनकर कहाँ आता है, होलसेलर के पास, फाइनल किसके पास आता है, रिटेल कंज्यूमर के पास। तो उन्होंने ये फाइनल स्टेज ट्रांजैक्शन और ये क्या है, फर्स्ट स्टेज। कौन पे करता है इसमें, कंज्यूमर, या मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। इन्फ्लेशन की बात हो रही है, ये एडजस्ट करता है इनकम एक्सपेंडिचर चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कंज्यूमर का पता चलता है इसमें, और इसमें क्या लिखा है, ये प्राइमरी यूज होता है, इसमें इन्फ्लेशनरी पता चलता है, जिसमें हमें इकोनॉमी एज अ होल पता चलती है, हमारी इकोनॉमी की होल पोजीशन पता चलती है होलसेलर से। और यहाँ पे किसको इफेक्ट होता है, एक इंडिविजुअल को होता है, सीपीआई से किसको इफेक्ट होता है, एक इंडिविजुअल बंदे को। होलसेलर को किसको इफेक्ट होता है, हमारी पूरी देश की इकोनॉमी को एक साथ। बात समझ में आ रही है। कलेक्शन ऑफ डेटा, सीपीआई को जो डेटा कलेक्ट होता है, इन्होंने कह दिया ये गुड्स की भी बात करता है, और सॉरी इन्वेस्टिगेटर बाय दी विजिटिंग मार्केट, मार्केट के अंदर घुसना पड़ेगा, मार्केट से डील करना पड़ेगा, एक एक क्लाइंट सॉरी एक एक कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। और ये क्या बोल रहे हैं, ये वॉलेंट्री बेसिस होते हैं, होलसेलर के पास जाकर ये पूछा जाएगा। होलसेलर आपको नॉर्मल मार्केट में दिख जाते हैं क्या, होलसेलर का मार्केट ही अलग होता है, होलसेलर होते ही अलग है। तो ये वॉलेंट्री कहाँ जाएंगे बच्चा, कहाँ जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन देने को तैयार है, कस्टमर तो भैया हम सब है। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो मार्केट में विजिट करना पड़ता है, और ये मार्केट में विजिट नहीं है, यहाँ पे जो होलसेलर वाला खुद इन्फॉर्मेशन अपनी देने को तैयार हो जाएगा। कवरेज की बात की जा रही है, यहाँ पे कंज्यूमर के गुड्स और कंज्यूमर की सर्विस। होलसेलर में क्या था, गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज को नहीं। डेरिवेशन ऑफ द डेटा, इन्होंने क्या बोल दिया, ये क्या एक तरीके से सर्वे डेटा, लेकिन किसका, कंज्यूमर के खर्चे का। ये क्या बोलते हैं, पूरे नेशनल लेवल का सर्वे डेटा है ये कंज्यूमर, ये होल इकोनॉमी की बात करते हैं तो नेशनल। बच्चा बस यही डिफरेंस सेम टू सेम दे रखा है, बस यहाँ पे अगर पैटर्न देखोगे इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको कौन सा डिफरेंस दिख रहे हैं, एग्जाम में बेसिस, एग्जाम में जब भी आता है तो बेस्ट प्रेजेंटेशन यही होता है, सेम वही है, बस यहाँ पे क्या एड ऑन कर दिया, आपको बेसिस मिल गई, बस ये आपको एड ऑन करना है, क्लियर है। लास्ट में ये पूरा सब खत्म होता है, हेडिंग देखो क्या लिखा है, 3 पॉलिसी, पहली पॉलिसी फेड रेट वाली, आरबीआई की, तीसरा इन्फ्लेशन, इससे क्या हमारा स्टॉक मार्केट हिलेगा, ऑब्वियसली हिलेगा। सिंस मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस, इन्फ्लेशन में आएगा इफेक्ट। लो इंटरेस्ट रेट, बोरोवर कैन बोरो मनी एट दी लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बोरोवर ज्यादा लेगा, मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल, मेंटेनिंग ऑप्टिमल, अगर इन्फ्लेशन रेट, तो प्राइमरी टास्क क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग कौन होगा बच्चा, हमारा आरबीआई। आरबीआई को डिसाइड करना है कि भैया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, महंगाई बहुत ज्यादा होगी तो क्या करेगा बच्चा,
इंटरेस्ट रेट को, महंगाई ज्यादा है, महंगाई कम है, उल्टा नहीं बोल रहे, महंगाई ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम करेगा ना। चीजें बहुत महंगी हो रही है, चीजें बहुत महंगी हो रही है तो वो थोड़ा सा कहेगा भैया लीनियंट हो जाऊं मैं, ठीक है। चल, तो इन्होंने कहा भैया तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी कैलकुलेट की जाती है, जो हमने इन्फ्लेशन इंडेक्स पढ़ा ना, सरकार ये सर्वे करके डेटा लेती है होलसेल का और कंज्यूमर का, इस हिसाब से देखती है कि भैया मार्केट में क्या है, मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई फिर क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम करेगा, अगर महंगाई नहीं है तो इसे बढ़ा देगा, ये भी रीजन है। और बच्चा हमने यूएस मार्केट से भी कनेक्ट कर लिया, अगर यूएस ने अगर बढ़ा दिया तो हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, अगर हम उल्टा करेंगे ऑपोजिट करेंगे तो ऑब्वियसली हम पे इफेक्ट आएगा। तो ये था पूरा का पूरा कनेक्शन। अब मुझे बताओ क्या हमारे स्टॉक मार्केट में से इफेक्ट होता है? डेफिनेटली हमारे स्टॉक मार्केट में इफेक्ट होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कैसे, तो बच्चा आपको कैसे में ना यही सारी बातें बतानी है, कौन सा, ये पॉइंट वाइज। समझ में आया? अब कोई डाउट है तो पूछो।